Good afternoon, students. Please join. Good afternoon, students. Please join fast. Good afternoon, ऋषभ. सबको ज्वाइन करने बोलो जल्दी. यस मैम. सभी को हाँ. मैम हम लोगों को कम्युनिकेशन सिस्टम का लैब जो मैम हुआ था उसका प्रैक्टिकल लिखना है ना मैम. हाँ, ऑब्वियसली लिखना है. मैम कैसे लिखना है वो थोड़ा बता दीजिएगा. ठीक है, कल तुम लोग का लैब क्लास है. सेकेंड हाफ में कल वेडनेसडे है ना, कल सेकेंड हाफ में तुम लोग का लैब क्लास है. कल उसके बारे यस में मैम. हम डिस्कस भी कर देंगे और लैब मैनुअल भी प्रोवाइड कर देंगे. ठीक है, सबको थैंक यू मैम. कल सबको ज्वाइन करने बोलना, कल कर देंगे हम. ठीक है मैम. और लैब एक्सपेरिमेंट जितना भी हुआ था, मतलब 3-4 ही हो पाया है अभी तक. तो उसका तुम लोग वीडियो देख चुके हो? नो मैम नहीं देखे अभी. वीडियो का लिंक तो मॉड्यूल पे हम देखे रखे हैं. वो तुम लोग देख लेना. अगर कोई अटेंड भी नहीं किए हो बाई चांस तो वो तुम लोग देख चेक कर सकते हो. ओके, अच्छा चलो स्टार्ट किया जाए. सो आई थिंक स्क्रीन दिख रहा होगा. और अटेंडेंस ले लेते हैं. सो लास्ट डे का जो क्लास था, लास्ट डे का क्लास में हम लोग जो स्टीरियोफोनिक एफएम ब्रॉडकास्टिंग है इसके बारे में डिस्कस किए थे कि स्टीरियोफोनिक जो साउंड होता है वो क्या होता है. और स्टीरियोफोनिक साउंड में मीन्स जो हम लोग क्या बोले इंडस्ट्रियल पर्पस में, या फिर जो मेरा ओरिजिनल ये होता है कि जो प्रैक्टिकल पर्पस में हम लोग जो एफएम का जो टेक्नोलॉजी है उसको जब कभी भी हम लोग यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं, उसमें साउंड का प्रोसेसिंग कैसे होता है, इसके बारे में लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे. तो आज हम लोग देखेंगे जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज स्टीरियो एफएम मल्टीप्लेक्स रिसेप्शन. लास्ट डे हम लोग ब्रॉडकास्टिंग पढ़े थे, मतलब ट्रांसमिशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़े थे. और आज हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियो एफएम का रिसेप्शन, मतलब एट रिसीवर एंड में कैसे हम लोग उसको रिसीव करते हैं. और उसके बाद अगर टाइम बच जाता है तो प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, कोई और ज्वाइन किया नहीं? ओके, नोट्स दिख रहा है सभी को? सभी को नोट्स दिख रहा है? ओके. यस मैम. ओके, तो स्टीरियोफोनिक मल्टीप्लेक्सिंग, सॉरी नॉट मल्टीप्लेक्सिंग, स्टीरियोफोनिक जो रिसेप्शन के ब्रॉडकास्टिंग के बारे में पढ़े थे हम लोग. उसमें हम लोग क्या देखे कि जो स्टीरियोफोनिक साउंड होता है बेसिकली क्या होता है कि
जिसमें क्या है, उसमें 2 चैनल को हम लोग यूज करते हैं, और 2 चैनल में हम लोग क्या करते हैं, एक होता है राइट ईयर के लिए, दूसरा होता है लेफ्ट ईयर के लिए। ठीक है, तो अलग अलग ईयर्स के लिए यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटिंग और इंस्टेड ऑफ मॉड्यूलेशन का प्रोसेस और एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस जो भी होता है, वो सबको हम लोग सिर्फ सिंगल चैनल में नहीं करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर स्टीरियोफोनिक साउंड उसको हम लोग करते हैं डुअल चैनल। ठीक है, अलग अलग ईयर्स के लिए, क्योंकि अलग अलग ईयर्स के लिए बेस, और अगर हम लोग स्टीरियोफोनिक साउंड का जनरेशन के बारे में देखें तो स्टीरियोफोनिक साउंड का जो जनरेशन होता है उसके लिए अलग अलग दो मेरा साउंड रिकॉर्डर बोलो या फिर माइक्रोफोन बोलो, मतलब जहां से हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं कोई भी साउंड को, वैसा 2 डिवाइस यूज होता है उसको साउंड को कैप्चर करने के लिए, ना कि एक डिवाइस यूज होता है उसी को हम लोग, उसी से जो भी साउंड यूज होता है, मतलब जो भी साउंड उसमें कैप्चर होता है उसको हम लोग प्रोसेस करके ट्रांसमिट करके दोनों ईयर से हम लोग सेम साउंड को सुनेंगे। स्टीरियोफोनिक साउंड में बेसिकली होता ये है कि हम लोग 2 अलग अलग क्या बोले कैप्चरिंग डिवाइस से साउंड को कैप्चर करते हैं, साउंड को रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद उसको अलग अलग चैनल में हम लोग प्रोसेस करते हैं, और फिर अलग अलग चैनल में उसको ट्रांसमिट भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं, और उसको फिर से जो उसका डिटेक्शन का जो भी सारा प्रोसेस है उसको भी सेपरेट वे में किया जाता है, और सेपरेट वे में करने के बाद फिर से उसको अलग अलग जो मेरा, जैसे कि अगर हम लोग स्पीकर यूज करेंगे तो दोनों स्पीकर से डिफरेंट वे में सुनाई देता है, और क्योंकि स्पीकर में क्या है कि हम लोग मतलब ब्रॉड वे में हम लोग सोचते हैं, तो बेसिकली ये होता है कि जो मेरा स्पीकर से बेटर है, जब कभी भी हम लोग तुम्हारा हेडफोन से उस साउंड को सुनते हैं तो वो बेटर वे में उसका जो स्टीरियोफोनिक इफेक्ट होता है उस इफेक्ट हम लोग को समझ में आता है। तो लास्ट है हम लोग स्टीरियोफोनिक ब्रॉडकास्टिंग के बारे में देखे थे, कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन, कैसे हम लोग उसको मॉड्यूलेशन करते हैं, क्या क्या कंपोनेंट यूज करते हैं, ये सब चीजों के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे स्टीरियो एफएम मल्टीप्लेक्स रिसेप्शन। तो स्टीरियो एफएम का जो हम लोग ब्रॉडकास्टिंग जहाँ पे देखे, वहां पे हम लोग क्या देखे कि देयर इज अ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का इनपुट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टीरियोफोनिक जो साउंड है उसका दोनों इनपुट को दे रहे हैं, उसके बाद उसको मैट्रिक्स में डालने के बाद लेफ्ट और राइट ईयर के लिए 2 इक्वेशन बन जाता है, एक होता है मेरा L प्लस आर, एक होता है मेरा L माइनस आर, 2 अलग अलग चैनल, एक लेफ्ट चैनल एक राइट चैनल। लेफ्ट चैनल को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं और राइट चैनल को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरा 2 इक्वेशन बन जाता है L प्लस आर एंड L माइनस आर, और उसके साथ हम लोग सब कैरियर को भी भेजते हैं, और उसके साथ ये जो L प्लस आर और L माइनस आर है, ये L प्लस आर और L माइनस आर से हम लोग दोनों को प्रोसेस करके उसके बाद हम लोग लेफ्ट चैनल और राइट चैनल का जो भी साउंड्स है उस साउंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग फिर से मतलब ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल जो भी प्रोसेस है उससे हम लोग उसको रिकवर कर सकते हैं। ओके, इससे हम लोग उसको रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि द स्टीरियो एफएम सिस्टम ट्रांसमिशन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शन ट्रांसमिट्स L plus R and L minus R a 19 kilohertz subcarrier and a SCA signal। ऑब्वियसली हम लोग देख रहे हैं कि ये तीनों चारों चीज को हम लोग भेजते हैं, और दिस इज माय, अच्छा जस्ट वेट, एंड दिस इज माय ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम काफी थोड़ा बड़ा है ब्लॉक डायग्राम। तो यहाँ पे क्या है कि ऑब्वियसली अगर हम लोग L प्लस आर और L माइनस आर लेते हैं तो मेरा क्या है, जो एफएम का जो बैंडविड्थ है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो रेंज है ऑब्वियसली जब L प्लस आर होगा तो उसका जो रेंज है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए देखो यहाँ पे क्या होता है
कि जब इन द डिमॉड्यूलेशन पार्ट और इन द रिसीवर पार्ट जहाँ पे हम लोग उसको रिसीव कर रहे हैं सिग्नल को, तो हम लोग किस चीज से रिसीव कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ रिसीविंग एंटीना हम लोग कोई भी सिग्नल को रिसीव करते हैं। तो जब भी कोई भी सिग्नल को हम लोग रिसीव करते हैं तब मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कि पहले हम लोग क्या दिए हैं, यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं एक वाइड बैंड एम्पलीफायर। वाइड बैंड क्यों है, क्योंकि एक ऐसा एम्पलीफायर है जो कि उसको वाइड बैंड में काम करता है। जो उसका एम्पलीफिकेशन प्रोसेस है वो एक लार्ज बैंडविड्थ का जो सिग्नल्स है उस या फिर लार्ज बैंडविड्थ का जो फ्रीक्वेंसीज है सभी को वो एम्पलीफाई कर सकती है। तो ऑब्वियसली इसका इनपुट में क्या है कि इंफॉर्मेशन एफएम, जो यहाँ पे जो भी एफएम सिग्नल में या फिर एफएम मॉड्यूलेट करके एफएम का टेक्नोलॉजी को यूज करके जो मॉड्यूलेटेड वेव को हम लोग ट्रांसमिट किए हैं, उस मॉड्यूलेटेड वेव को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिसीव करते हैं और उसके बाद पहले ही उसको हम लोग एम्पलीफाई करते हैं। क्योंकि ओवर द चैनल जब कभी भी कोई भी वेव का ट्रांसमिशन होता है तो उस कंडीशन में मेरा क्या हो जाता है कि जब भी ट्रांसमिशन होता है तो उसमें कुछ सम अमाउंट ऑफ लॉस का इंट्रोडक्शन होता है। तो लॉस का जब कभी भी इंट्रोडक्शन हो जाना मतलब क्या है कि लॉस का इंट्रोडक्शन हो जाना मतलब सिग्नल का जो पावर है उसमें पावर का लॉस होता है। तो इस पावर का लॉस को रिकवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वाइड बैंड एम्पलीफायर्स को यहाँ पे हम लोग एम्पलीफायर को यूज करते हैं टू बूस्ट अप इट्स सिग्नल पावर। ओके, नाउ अब जो वाइड बैंड एम्पलीफायर है, इस वाइड बैंड एम्पलीफायर का जो आउटपुट है ये 3 ब्लॉक में जाता है। First one is a low pass filter 0 to 15 kilohertz. Second was a band pass filter 23 to 53 kilohertz. And third one is narrow band filter that is 15 kilohertz. ठीक है, तो अब ये जो तीनों अलग अलग है, तीनों जो अलग अलग ब्लॉक्स है, तीनों अलग ब्लॉक में हम लोग अब क्या करेंगे, क्योंकि जो सिग्नल को हम लोग रिसीव किए हैं उस सिग्नल में क्या है, उस सिग्नल में L+R है, L-R है और वहां पे एक कैरियर भी है और उसके साथ एक ऐसी सिग्नल है जो कि सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल होता है। सिंक्रोनाइजेशन सारा इंफॉर्मेशन उस पर रहता है। तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन है इसका तो अभी खैर जरूरत खत्म हो गया और वो खाली रिसेप्शन के लिए यूज होगा। तो ये जो वाइड बैंड एम्पलीफायर है, इस वाइड बैंड एम्पलीफायर का जो आउटपुट है उस आउटपुट सिग्नल से हमको क्या चाहिए, 3 अलग अलग सिग्नल को हमको सेग्रीगेट करना है। एक हो जाएगा मेरा L+R, दूसरा हो जाएगा मेरा L-R और तीसरा हो जाएगा जो मेरा नैरो बैंड तुम्हारा जो सब कैरियर है 15 किलोहर्ट्ज का वो। तो तीनों को इसीलिए हम लोग तीनों अलग अलग टाइप ऑफ फिल्टर से पास कराएंगे, क्योंकि L+R, L-R और जो मेरा कैरियर है तीनों का जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट है और तीनों को मिला के जब हम लोग उसको ट्रांसमिट किए हुए हैं तो एक यूज बैंडविड्थ वो ऑक्यूपाई किया है, जिसमें जो कि मेरा वाइड बैंड एफएम का जो चैनल बैंडविड्थ होता है वो होता है। इसीलिए हम लोग वाइड बैंड एम्पलीफायर यहाँ पे यूज किए हैं। तो पहले हम लोग क्या किए हैं, एक लो पास फिल्टर यूज किया है जो मेरा L+R है। L+R का जो फ्रीक्वेंसी का चैनल रेंज है वो कितना है, 0 to 15 किलोहर्ट्ज है। तो ये क्या है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक लो पास फिल्टर यूज कर रहे हैं जिसका जो रेंज है वो 0 to 15 किलोहर्ट्ज का है। मतलब 0 to 15 किलोहर्ट्ज का जितना कोई भी सिग्नल्स है उसको पास कराएगी। सेकंड जो ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक में आप लोग देख सकते हैं देयर इज अ बैंड पास फिल्टर और बैंड पास फिल्टर का मतलब फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है या फिर जो बैंड जिस बैंड को या फिर जिस बैंड का सिग्नल को फ्रीक्वेंसी को वो पास कराएगा उसका रेंज कितना है, 22 to 59 किलोहर्ट्ज, सॉरी 53 किलोहर्ट्ज। ठीक है,
तो यहाँ उस पर्टिकुलर बैंड को पास कराएगी, तो उसमें क्या कौन सा उस रेंज में कौन सा बैंड का सिग्नल को हम लोग भेजे थे, L-R को भेजे थे। और थर्ड जो है, थर्ड में मेरा क्या है, थर्ड में हम लोग भेजेंगे एक 15 किलो हर्ट्ज का नैरो बैंड फिल्टर यूज किया गया है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, जो कि खाली जो कैरियर है 19 किलो हर्ट्ज का जो सब कैरियर है, उस सब कैरियर को ही पास करने देगा, बाकी सारा जो तुम्हारा सिग्नल्स है सारे सिग्नल्स को वो ब्लॉक कर देगी। तो ये जो तीनों अलग अलग ब्लॉक्स हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, वो तीनों अलग अलग ब्लॉक्स को हम लोग इसलिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन तुम लोग ये बोलोगे कि ये जो बैंड पास फिल्टर हम लोग यूज कर रहे हैं, उस बैंड पास फिल्टर का जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है वो L+R से ज्यादा कैसे हो सकता है। उसका जो वैल्यू है, उसका वैल्यू ऑब्वियसली L+R मीन्स राइट चैनल में और लेफ्ट चैनल में जो भी है उसका जो वैल्यू है वो एकोमोडेट हो जाएगा। लेकिन L-R में क्या हो जाएगा, L-R में उसको दोनों का हम लोग दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम लोग खाली ये करेंगे, तो इसका रेंज ज्यादा कैसे हो सकता है। तो इसका रेंज इसके साथ ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इसके साथ एक SCFM जो होता है, जो कि डिस्क्रिमिनेट करता है जिसको हम लोग L-R के साथ भेजते हैं, और जिसके कारण L+R और L-R में एक डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये जो हम लोग बैंड पास फिल्टर यूज कर रहे हैं, बैंड पास फिल्टर में इसीलिए क्या होता है कि उसका जो रेंज है वो ज्यादा होता है। और देखो यहाँ पे जो बैंड पास फिल्टर है, इस बैंड पास फिल्टर के साथ एक SCA ट्रैप है, तो जो अलग से SCA सिग्नल होता है उसको ये ट्रैप कर लेती है, और इसका जो दूसरा साइड है, दूसरे साइड से वो उसका डिमॉड्यूलेशन होता है। SCFM का डिमॉड्यूलेटर यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं, फिर उसको हम लोग डीएम्फेसिस करते हैं, यहाँ से हम लोग को ऑडियो आउटपुट मिलता है, जो कि और हम लोग SCA किस लिए यूज होता है, बैकग्राउंड नॉइजेस के लिए या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, SCA को भेजते हैं। और इसमें सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन भी रहता है। मान लो कोई गाना है, तो गाने में क्या है, एक लिरिक्स होगा और उसके साथ कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक भी होगा, तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए ये सिग्नल को हम लोग यूज करते हैं। तो L+R एंड L-R जो है, इसको अब अलग अलग से दोनों चैनल में यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा। तो प्रोसेसिंग होने के लिए देखो यहाँ पे क्या है कि पहले जो है L+R, यहाँ पे एक सब यहाँ पे एक एडर और सब, यहाँ पे बेसिकली एक मैट्रिक्स रहता है। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या होता है कि फिर से देखो यहाँ पे आने के बाद पहले हम लोग क्या देखे थे कि जब भी मेरा इनपुट हम लोग दिए थे वहां पे एक मैट्रिक्स था, और वो मैट्रिक्स का जो आउटपुट था उसपे क्या हो रहा था कि L+R और L-R निकल रहा था। तो अब जो वो हमको L+R और L-R दोनों हमको इनपुट में मिला है, तो ऑब्वियसली हम लोग को एक मैट्रिक्स चाहिए होता है जो क्या करेगा, ये दोनों जो इक्वेशन है L+R और L-R, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आउटपुट में हमको लेफ्ट और राइट चैनल का जो ऑडियो है वो हमको प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि इसको तुम्हारा L-R जो है उसको, क्योंकि यहाँ पे SCA सिग्नल के साथ मिक्सिंग किया गया था, तो इसीलिए यहाँ पे फिर से इसका डिमॉड्यूलेटर यूज किया गया है, SSB डिमॉड्यूलेशन का प्रोसेस यहाँ पे किया गया है। और इस SSB डिमॉड्यूलेशन का प्रोसेस के बाद जो आउटपुट हमको मिला है वो मेरा ऑब्वियसली क्या हो गया, L-R का आउटपुट मिला है। और इसीलिए यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी जहाँ पे हम लोग सब कैरियर को यूज किए हैं, उस सब कैरियर को ऑब्वियसली मेरा जो सब कैरियर है, सब कैरियर तो मेरा कितना है 56 का हो, तो उसको हम लोग डबल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग उसको फ्रीक्वेंसी को डबलिंग कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी को डबल करके इसके साथ इसका हम लोग सिंक्रोनाइजेशन करके, या फिर इसको हम लोग डिटेक्शन के लिए, फिर उसका सिंक्रोनस डिटेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे इसको फिर से यूज कर रहे हैं, और सेम कैरियर जो कैरियर के साथ हम लोग इसको मॉड्यूलेट किए थे। तो और यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है एट द SSB डिमॉड्यूलेटर, फ्रॉम दिस SSB डिमॉड्यूलेटर जो आउटपुट हमको मिल गया, दैट इज L-R ऑडियो आउटपुट। और और ये दोनों जो L+R और L-R है, ये दोनों को हम लोग एज ए इनपुट यूज करते हैं एट दैट मैट्रिक्स। और वो जो मैट्रिक्स का जो इनपुट है, वो जो मैट्रिक्स का जो आउटपुट है, मैट्रिक्स के आउटपुट में हमको लेफ्ट चैनल का ऑडियो और राइट चैनल का, दोनों अलग अलग चैनल्स का ऑडियो मिलता है। और यहाँ से क्या है, SCA का ऑडियो आउटपुट मिलता है, जो कि मेरा बैकग्राउंड नॉइज के हिसाब से काम करता है।
तो दिस वाज द ब्लॉक डायग्राम। तो देखो यहाँ पे भी क्या बोला गया, द इनपुट सिग्नल इज फास्ट एम्पलीफाइड यूजिंग अ वाइड बैंड एम्पलीफायर। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं देयर इज वाइड बैंड एम्पलीफायर। Second, a low-pass filter removes all the frequencies above 15 kHz to produce an L plus R signal at its output. The mono FM system can use this signal to produce its output through the emphasis and audio amplifier. तो क्या है जो मोनो सिस्टम होता है, ये क्या है, डीएम ऑडियो डायरेक्टली इसको प्रोसेस करके सिंगल चैनल में, मतलब मोनो चैनल जो होता है जिसमें डुअल चैनल का जो सारा साउंड सिस्टम है, डुअल चैनल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जहाँ पे सिर्फ एक ही चैनल से हम लोग सुन सकते हैं ऑडियो आउटपुट, उसके लिए वो डायरेक्टली उसको अगर हम लोग डिमोडुलेट करते हैं तो उससे हम लोग साउंड को पा सकते हैं। अब देखो DAM audio amplifier. A baseband filter is used for selecting only the two sidebands L minus R signal, which occupies a frequency band from 23 kilohertz to 53 kilohertz. Band pass filter हम लोग यूज किए हैं here in the second block. यहाँ पे हम लोग एक बैंड पास फिल्टर यूज किए हैं जिसका जो लोअर फ्रीक्वेंसी है कितना है 23, और जो अपर फ्रीक्वेंसी का जो लिमिट है दैट इज 53। बस उस चीज को यहाँ पे बोला गया है। These sidebands are applied to an SSB demodulator and this SSB demodulator can be a product डिमोडुलेटर और बैलेंस मॉडुलेटर। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एसएसबी डिमोडुलेटर यूज किया है जो कि एक प्रोडक्ट डिमोडुलेटर भी हो सकता है और बैलेंस डिमोडुलेटर भी हो सकता है। The carrier signal required for this demodulation is obtained from the frequency doubler. Obviously जब मेरा डिटेक्शन होता है, डिटेक्शन में सिंक्रोनस डिटेक्शन के लिए हमको कैरियर का जरूरत पड़ता है। वो कहाँ से हम लोग ले रहे हैं, जहाँ पे हम लोग जो मेरा सब कैरियर है उस सब कैरियर को जहाँ से हम लोग एम्पलीफाई किए हैं वहां से हम लोग ले रहे हैं। एंड दिस इज ऑफ 38 किलोहर्ट्ज कैरियर which is derived from the 19 किलोहर्ट्ज सब कैरियर। तो हम लोग 19 किलोहर्ट्ज का जो नीचे वाला ब्लॉक है, नीचे वाला ब्लॉक से हम लोग 19 किलोहर्ट्ज का सब कैरियर को क्या करते हैं, डबल करते हैं फ्रीक्वेंसी डबलर की मदद से। तो 19 into 2 दैट इज 38, और 38 के साथ फिर से हम लोग क्या करेंगे कि जो मेरा एसएसबी मॉड्यूलेशन होगा, सॉरी एसएसबी डिमॉड्यूलेशन होगा, तब मेरा क्या है, यहाँ पे कितना रेंज है 23 प्लस 38। तो 23 प्लस 38 मेरा कितना हो जाएगा 20, sorry, let me take तो 23 प्लस 38 में मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इसको ले रहे हैं तो यहाँ पे हो गया ये मेरा 50 किलोहर्ट्ज का, ठीक है। यहाँ पे मेरा हो गया 53 हर्ट्ज और यहाँ पे हो गया 15 किलोहर्ट्ज, ठीक है। वो भी किलोहर्ट्ज होगा। With the desired 19 kilohertz subcarrier and transmitted by the FM stereo transmitter, obviously. Now, the SSB demodulator produces the difference signal, that is L minus R signal, which occupies a frequency band of 50 Hz to 15 kHz. And this L minus R signal is applied to add or subtract matrix along with the L plus R signal. ऑलरेडी हम लोग ये चीज ब्लॉक डायग्राम में देख चुके हैं। एंड द एड एंड सब्सट्रैक्ट मैट्रिक्स प्रोड्यूसेस द लेफ्ट चैनल बाय एडिंग द L plus R and L minus R सिग्नल। तो जो मैट्रिक्स होता है वो L plus R और L minus R को मल्टीप्लाई करता है और प्रोड्यूस करता है L right channel and left channel, and it produces the right channel by subtracting the same signal. After de-emphasis, these channels are applied to the loudspeaker, amplified and applied to the loudspeaker। और आउटपुट में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली कोई भी सिग्नल को हम लोग फाइनली जो प्रोसेस करते हैं उसका
जो एक स्टेप आगे का प्रोसेस है उसको हम लोग एम्पलीफाई करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज किया जाता है, पहले एम्पलीफाई किया जाता है फिर उसको ट्रांसमिट किया जाता है, मतलब उसको लाउड स्पीकर में दिया जाता है। एंड द SCA signal is selected using a SCA trap, demodulated using the FM demodulator and de-emphasized to produce a separate audio output। यहाँ पे भी सेम है, जो कि बैकग्राउंड नॉइज की तरह या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह काम करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टीरियो FM मल्टीप्लेक्स रिसेप्शन प्रोसेस की। स्टीरियोफोनिक एफएम को हम लोग किस तरीके से रिसीव करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं। सो नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्री एम्फेसिस एंड री एम्फेसिस। ठीक है, so this is my new topic, next topic, that is pre emphasis and re emphasis। Anybody have any discussion? किसी को कोई भी डाउट्स है, कोई भी डिस्कस तुम लोग करना चाहते हो? Now let's see what is pre-emphasis and de-emphasis। हम लोग देखें कि जो मेरा स्टीरियोफोनिक एफएम है, स्टीरियोफोनिक एफएम का जो रिडक्शन है वो कहाँ पे हम लोग दो तरह के प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर दो तरह के प्रोसेस यूज करते हैं। वन इज नोन एज द प्री-एम्फेसिस एंड सेकंड इज नोन एज द de-emphasis। तो pre-emphasis और de-emphasis में क्या है? It has been proved that in FM the noise has a great effect on the higher modulating frequency, and this effect can be reduced by increasing the value of modulation index for high modulating frequencies। तो हम लोग obviously जो FM सिग्नल है, FM सिग्नल का क्राइटेरिया क्या है कि सिग्नल का जो बेसिक तीन पैरामीटर होता है, एम्पलीट्यूड, फेज एंड फ्रीक्वेंसी, इन तीनों बेसिक पैरामीटर में से जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करते हैं, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग उसको हम लोग वेरी कराते हैं। और उस वेरिएशन में क्या होता है, जो भी मेरा मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट्स होते हैं उस मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट उसमें छुपा हुआ रहता है, या फिर इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो वेरिएशन है उसके हिसाब से मेरा जो मैसेज सिग्नल होता है वो होता है। तो जब कभी भी नॉइज का इंट्रोडक्शन होता है, नॉइज मींस व्हाट? नॉइज मींस अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज। So during the propagation of signal from over the channel, तब क्या होता है, बहुत सारे unwanted frequencies का इंट्रोडक्शन होता है या फिर बहुत सारे unwanted frequencies का तुम्हारा क्या बोलेंगे उसका incorporation हो जाता है in the modulating signal और and modulated signal both। तो ये जो इनकॉर्पोरेशन होता है जिसके कारण क्या होता है, ऑब्वियसली हम लोग बोल सकते हैं जिसके कारण मेरा जो ओरिजिनल ये होता है, क्या बोले, जो मेरा ओरिजिनल जो मॉडरेटेड सिग्नल है उसका जो नेचर है उस नेचर में कुछ कुछ चेंजेस आ जाता है। तो ऑब्वियसली दिस इज द मेन रीजन व्हाई वी यूज्ड टू से दैट द हायर मॉडरेटिंग फ्रीक्वेंसीज हैव द ग्रेटर इफेक्ट ऑफ नॉइज। जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसके हिसाब से नॉइज का इंट्रोडक्शन उतना ही ज्यादा होने का चांसेस हो सकता है। एंड this effect can be reduced by increasing the value of modulating index and for higher modulating frequencies। और ये जो मेरा फेनोमेना है, इस फेनोमेना को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं या फिर इस फेनोमेना को हम लोग हटा सकते हैं, जैसे बाय विच टेक्निक की मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू को इंक्रीज कर दो फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। ओके, and this can be done by increasing the deviation delta f, and delta f can be increased by increasing the amplitude of modulating signal at the higher modulating frequencies। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि ऑब्वियसली जो डेरिवेशंस मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स में क्या है, डेल्टा एफ मतलब जो वेरिएशन आ रहा है फ्रीक्वेंसी में उसका वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि
जो पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन होता है, डेल का जो वैल्यू आता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। कैसे? जो मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, उस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो हाई मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज है, सॉरी, उसका जो एम्पलीट्यूड है, वो हायर फ्रीक्वेंसीज में उसका जो एम्पलीट्यूड है, उस एम्पलीट्यूड को हम लोग क्या करते हैं, और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। And thus, if we boost the amplitude of higher frequencies modulating signal, then artificially, then it will be possible to improve the noise immunity at the higher modulating frequencies. तो इससे क्या होता है कि जो हायर फ्रीक्वेंसीज है, उसका जो नॉइज के प्रति जो इम्यूनिटी होता है, या फिर नॉइज को इंटरेक्शन होने में उसको रेस्ट्रिक्ट करने का जो उसके एबिलिटी होता है, वो बढ़ जाता है। एंड द आर्टिफिशियली बूस्टिंग ऑफ हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड एज प्री एम्फेसिस। तो ये जो हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज जो है, या फिर ज्यादा हाई रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है, उसका एम्पलीट्यूड को वेरी कराने से उसका जो सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होता है, उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड को बढ़ाने से जो ये मेरा जो इफेक्ट है, वो नॉइज का जो इफेक्ट है, वो जो घट जाता है। ये जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज ओनली नोन एज द प्री एम्फेसिस। एंड बूस्टिंग ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल, higher frequency modulating signal is achieved by using a pre-emphasis circuit। और उसके लिए एक सर्किट हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री एम्फेसिस सर्किट। तो देखो यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसका जो सर्किट डायग्राम होगा, इसका जो इनपुट होगा, इसके इनपुट में मेरा क्या रहेगा, ऑडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल रहेगा। क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड को हम लोग वेरी कराते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उस सिग्नल के साथ नॉइज का इंट्रोडक्शन जो होता है, वो कम होता है। तो इसीलिए इसका जो इनपुट होगा, इट्स अ मॉड्यूलेटिंग ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। उसके बाद इसको देखो एक सर्किट के थ्रू पास कराया गया है, जिसमें जो ये लगाया हुआ है, रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, और उसके साथ साथ एक कैपेसिटर भी लगाया हुआ है। तो उसके बाद उसको एफएम मॉड्यूलेटर में डाला गया है। तो जो आउटपुट आया है, दैट इज प्री एम्फसाइज्ड एफएम आउटपुट। तो यहाँ पे देखो जो मेरा सर्किट यूज किया गया है, दैट इज बेसिकली अ हाई पास फिल्टर सर्किट। ठीक है, जहाँ पे दो रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस हम लोग लगाए हुए हैं, दैट इज बेसिकली अ हाई पास फिल्टर। मतलब हायर जो फ्रीक्वेंसीज है, उस हायर फ्रीक्वेंसीज को वो पास कराती है। ठीक है, so the modulating delta F signal, so the modulating delta F signal is passed through a high pass RC filter before applying it to the FM modulator। तो ऑब्वियसली अगर हाई पास RC फिल्टर से हम लोग पास कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका जो लोअर फ्रीक्वेंसीज है, या तो लोअर फ्रीक्वेंसीज का जो एम्पलीट्यूड है, उसका जो वैल्यू है, वो सारा वैल्यू सप्रेस हो जाएगा। क्या रह जाएगा, खाली हायर फ्रीक्वेंसीज का रिलेटेड जो कुछ भी वैल्यू है, वो ही मिला जाएगा कहाँ पे, जो मेरा एफएम मॉड्यूलेटर का जो इनपुट है, उस एफएम मॉड्यूलेटर के इनपुट में जाएगा। So as the FM increases, reactance of C decreases and modulating voltage applied to FM modulator goes increasing। और उससे क्या हो जाता है कि मेरा जो, जैसे कि मेरा FM का जो मेरा फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा, उसका ये ज्यादा होने के कारण जो मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज जो है, मेरा मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि सी का जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेगा, और रिएक्टेंस ऑफ सी डिक्रीजेस। सी का जो रिएक्टेंस का वैल्यू है वो डिक्रीज करेगा, और मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज का जो वैल्यू है वो उससे बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरा बेसिक एम था। So the frequency response characteristics of the RC high pass network is known as this. This is my RC high pass network.
and network, and the boosting is done according to the pre-arranged curve. और जो मेरा क्या बोलेंगे, जो बूस्टिंग है वो पहले से मेरा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है जो कर्व, उसके हिसाब से ही होता है। एंड दिस इज माय, अगर हम लोग पूरा देखेंगे कि ट्रांसमीटर का जो है, ट्रांसमीटर में जो प्री एम्फेसिस होता है एफपीएम ट्रांस इंक्लूडिंग द प्री एम्फेसिस सर्किट, तो हो जाता है कि पहले मॉड्यूलेटिंग, सॉरी ये रिसीवर होगा, कि पहले मॉड्यूलेटिंग ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम लोग रिसीव करते हैं। उसके बाद पहले हम लोग प्री एम्फेसिस करते हैं, प्री एम्फेसिस करके हम लोग जो एम्पलीट्यूड का लेवल है उस एम्पलीट्यूड का लेवल को बढ़ा देते हैं। उसके बाद एफएम मॉड्यूलेटर में हम लोग उसको डालते हैं। एफएम मॉड्यूलेटर में और एक इनपुट जाता है, दैट इज ऑसिलेटर का कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड कैरियर अप कन्वर्शन। और उससे क्या होगा कि कैरियर का अप कन्वर्शन और डाउन कन्वर्शन होगा एंड प्रॉपर एम्पलीट्यूड। और उससे क्या है कि फाइनली मुझे जो प्रॉपरली जो मतलब जितना आउटपुट का सिग्नल का जरूरत हो रहा था, वही सेम आउटपुट सिग्नल का लेवल का हम लोग को मिलेगा। और फाइनली देयर इज अ पावर एम्पलीफायर, ऑब्वियसली हम लोग एम्पलीफाई करने के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे एंटेना से हम लोग उसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। द एंटेना ऑफ द प्री एम्फेसिस is in USA. Just a second. So the amount of pre-emphasis in US FM transmission and sound transmission in TV has been standardized at 15 microseconds. The pre-emphasis circuit is basically a high-pass filter. यहाँ पे क्या है, यूएस में जो भी ये सारा काम होता है उसके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम यूज किया गया है, स्टैंडर्ड टाइम को डेडिकेट किया गया है, दैट इज 75 माइक्रोसेकेंड्स। एंड the pre-emphasis is carried out at the transmitter obviously, and the frequency for the RC high pass network is 2122 Hz। ये फ्रीक्वेंसी आरसी जो हाई फ्रीक्वेंसी हम लोग हाई पास फिल्टर जो यूज कर रहे हैं उसका जो फ्रीक्वेंसी है, सेंटर फ्रीक्वेंसी है, वो है 2122 Hz। एंड हेंस द प्री एम्फेसिस सर्किट इज यूज्ड एट द ट्रांसमीटर इज एज शोन इन द फिगर। तो इसीलिए जैसे कि हम लोग देखे वैसे ही फिगर में उसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज डी एम्फेसिस, ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट पार्ट होगा या फिर ऑपोजिट जो फेनोमेना है, दैट इज नोन एज द डी एम्फेसिस। तो द आर्टिफिशियल बूस्टिंग गिवन टू द हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज इन द प्रोसेस ऑफ प्री एम्फेसिस is multiplied and compensated at the receiver by the process of de-emphasis। ऑब्वियसली उसका जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस होगा। तो ट्रांसमीटर में जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल को ट्रांसमिट करने से पहले उसको हम लोग प्री एम्फेसिस करके और सारा सम करके उसको हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। तो जो डी एम्फेसिस होता है वो भी रिसीवर साइड में होता है और ये जो सिग्नल्स है उस सिग्नल को प्रोसेस करता है। द आर्टिफिशियली बूस्टेड हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स आर brought to their original amplitude using the de-emphasis circuit। ऑब्वियसली जो मेरा de-emphasis circuit है उसमें क्या है, जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है उस मैसेज सिग्नल या फिर जो मेरा ओरिजिनल सिग्नल है उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग रिकवरी करते हैं। सो de-emphasis circuit is standard and it is shown in the figure below, and it shows that it is a low pass filter 25 seconds. De-emphasis corresponds to a frequency response curve that is 3 dB down at the frequency, those whose RC time constant is 75 microsecond। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स है जिसको हम लोग को ध्यान में रखना होता है कि जैसे कि जो मेरा जो क्या बोलेंगे, जो मेरा डी-एम्फेसिस सर्किट का जो आउटपुट है उसको 75 माइक्रोसेकंड का जो टाइमिंग है उसको फॉलो करना पड़ता है। अदरवाइज क्या है कि कुछ लॉसेस का इंट्रोडक्शन
हो जाता है। सो दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं FM इनपुट, FM डिमॉड्यूलेशन और उसके बाद डीएम्फोसिस सर्किट यहाँ पे भी हम लोग यूज किए हैं, जहाँ पे वहां पे मेरा था 2 रजिस्टर, 1 कैपेसिटर, यहाँ पे 1 रजिस्टर और 1 कैपेसिटर यूज किया गया है। मींस जो मेरा सर्किट डायग्राम है उस सर्किट डायग्राम को यहाँ पे उसमें डिफरेंस इतना है कि वहां पे मेरा 2 रजिस्टर यूज हुआ था, यहाँ पे खाली 1 ही रजिस्टर हुआ है। सो द डिमोडुलेटेड FM इज अप्लाइड टू द डीएम्फोसिस सर्किट विद इंक्रीज इन द reactance of C goes outstanding and the output of the deemphasis circuit will also be reduced. तो this is the total thing और ये है मेरा जो सर्किट डायग्राम है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, सो दिस इज द टोटल थिंग। अब किसी को कोई अगर कंफ्यूजन है तो यू पीपल मे आस्क मी एनीथिंग। एनीबॉडी, कोई भी डाउट है? किसी को कोई भी डाउट है? नो मैम। ओके, अगर किसी को कोई भी डाउट नहीं है तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे। और कल तुम लोग का जो लैब क्लास है, लैब क्लास में प्लीज सब कोई अटेंड करना। और अच्छा, आज सेकेंड हाफ में तुम लोग का क्या है? सेकेंड हाफ में तुम लोग फ्री हो क्या? यस मैम, CS का क्लास है। अच्छा, CS का क्लास है, 4 बजे फ्री रहोगे तुम लोग? मैम वो सनी सर वो अभी टाइमिंग थी नहीं किया मैम फिक्स, तो अच्छा अगर वो ठीक है, जो तो लिंक ठीक भेजते है, हैं दोबारा तो 5 बजे के 5 तो ऑब्वियसली लेंगे, तो तुम लोग का एक क्विज होगा जिसको हम 5 बजे ओपन कर देंगे, उसके बाद उसको तुम लोग थोड़ा सा ये कर लेना, ठीक है? और हम सनी सर से पूछ लेंगे, बाई चांस अगर वो लेट से क्लास लेते हैं तो उसका टाइमिंग उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है? आज 5 बजे क्विज रहेगा, तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट ऑल्सो, सबको अटेंड कर लेना। और कल हम लैब कॉपी के बारे में क्या लिखना है नहीं लिखना है उसके बारे में हम डिस्कशन कर देंगे कल का लैब क्लास में। ओके, सो थैंक यू ओके मैम। एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम।